अब आता है लेक्चर नंबर 8 दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड ज़ीरो। तो इस कॉपी में ठीक से नोट्स नहीं था, इसीलिए मैंने कंक्लूजन टाइप ऑफ नोट्स बना दिया लेक्चर 8, 9, 10 कंबाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें पोल्स एंड जीरो का कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या है, तो देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये एक जनरल फार्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट। कोई भी ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो यही होता है। क्लोज सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन हम लोग डिराइव किए थे, क्या आया था, जी होल डिवाइडेड बाई 1+gh। तो ट्रांसफर फंक्शन एक फ्रैक्शन होता है जिसका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो है उसका रूट्स निकाल के जीरो से अगर इक्वेट कर देंगे तो वेरिएबल का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। ठीक है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर इज कॉल्ड जीरो, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड पोल्स। ठीक है, अब बात आया रूट्स ऑफ न्यूमरेटर को जीरो क्यों बोलते हैं। जीरो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर s का वो वैल्यू तुम इस ट्रांसफर फंक्शन में डाल दोगे, ठीक ना, तो पूरा ये एक्सप्रेशन ही जीरो आ जाएगा। इसीलिए न्यूमरेटर के रूट्स को जीरो बोला जाता है। ठीक है, और पोल्स किसको बोला जाता है, तो 1+gh ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का रूट निकालो और रूट को जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये लैप्लास का पार्ट है, मतलब ये सिर्फ लैप्लास में ही एग्जिस्ट करेगा। और लैप्लास में वेरिएबल क्या होता है, s। तो s का जो वैल्यू आएगा वही हम उसी को हम पोल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो s का जो वैल्यू आएगा उसको तुमको इससे इक्वेट करना है, दैट इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब लैप्लास में जो s होता है उसको हम लोग s प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब s प्लेन में जो x एक्सिस होता है वो सिग्मा एक्सिस होता है, और जो y एक्सिस होता है उसको इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं, दैट इज़ जे ओमेगा। तो तुम्हारा s का जो रूट्स जो कि डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से तुम्हें मिला है, उस पोल्स को तुम देखो, अगर वो रियल वैल्यू है तो वो रियल वैल्यू पे प्लॉट होगा। अगर वो इमेजनरी रूट्स आया है, रूट्स पोल्स एक ही शब्द है, ठीक ना, यहाँ वाला रूट्स को जीरो कहेंगे और यहाँ वाला रूट्स को पोल कहेंगे। ठीक है, तो अगर वो इमेजनरी आया है वो रूट्स, तो वो तुम्हारे इमेजनरी एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है, बात करें स्टेबिलिटी का, तो जो एक्स मतलब सिग्मा एक्सिस पे होता है और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो सारा स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब वैसा पोल्स जो कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है सिग्मा एक्सिस पे, या फिर तो इस रीजन में या इस रीजन में, वो सब सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, और वैसा पोल्स जो कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड है इस कंप्लीट रीजन में, तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सिस्टम मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे एसी या वॉशिंग मशीन। ठीक है, और वैसा पोल्स जो कि इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस पे लाई कर रहा है, वो क्या होगा, वैसा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वही सेम चीज़। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पोल एंड जीरो फाइंड कर लिए और स्टेबिलिटी बता लिए। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो भाई नेटवर्क थ्योरी में जो पढ़े थे हम लोग टाइम कांस्टेंट के बारे में, यहाँ पे वही सेम चीज़ है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वही सेम चीज़, दैट इज़ वहाँ पे क्या पढ़े थे कि स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसमें इसी को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और नेटवर्क थ्योरी में क्या पढ़े थे कि सिग्नल का वैल्यू जब 36.8% हो जाता है अपने इनिशियल वैल्यू पे, ये देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, जितना टाइम लगा इन सेकेंड सिस्टम के पीक वैल्यू y0 को 36.8% से डिक्रीज होने में इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा डिस्चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट है। सिमिलरली चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट का भी डेफिनेशन बोल सकते हैं ऐसे ही। तो चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में ये होगा, देखो सिग्नल का ये होता है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू से 36.8% का इंक्रीज होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो टाइम कांस्टेंट से ना हमें स्पीड का पता चलता है। अगर कोई चीज़ चार्ज हो रहा है और 36.8% चार्ज मान लो 1 सेकेंड में हो गया, तो मतलब वो बहुत ही फास्ट सिस्टम है। अगर उसका टाइम कांस्टेंट 10 सेकेंड है, कहने का मतलब 36% चार्ज होने में वो 10 सेकेंड का टाइम लगा रहा है, मतलब उसका स्पीड बहुत ही स्लो है। ठीक ना, तो टाइम कांस्टेंट से हमें स्पीड का पता चलता है। और कैसा रिलेशन पता चलता है, इन्वर्स, मतलब टाइम कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड मतलब स्टेबिलिटी। ठीक है,
अब आता है तुम्हारा टाइम कांस्टेंट, इस चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स या फिर पोल्स, ठीक है। रूट्स बोलो या पोल्स बोलो एक ही चीज़ है। करने के मतलब से तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया तुम्हें ये पोल्स मिल गया, ठीक है। तो इससे हम लोग टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप है ये इस चीज़ को पढ़ो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, निगेटिव का तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये 2 आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 1/2, यही तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक टाइम कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का 2 टाइम कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब जितना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है उतना टाइम कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ओपन सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है, तो देख लो एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल में देखो एक पोल आया, ठीक है, और इसको जब हमने इक्वेट किया तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड है। कहने का मतलब स्टेबल, मतलब सिस्टम जो है स्टेबल है। कहने का मतलब ओपन सिस्टम स्टेबल सिस्टम होता है और टाइम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम का ही निकलता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम का ही निकलता है, तो इसका टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा और निकल भी गया 1 सेकेंड। ओपन सिस्टम का टाइम कांस्टेंट 1 आता है या 1 के आसपास ही आता है, ठीक है। अब दूसरी आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकालना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रूट्स मतलब इसका जो पोल्स है वो राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो एज़ पर थ्योरी इसका टाइम कांस्टेंट नहीं निकलना चाहिए, जो कि प्रूफ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल सर ने ले लिया, मतलब कोई रैंडम वैल्यू दे दिया, सॉल्व किए तो देखो ये हमारा पोल्स आया, सॉरी ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आया, और इस पे जब हम लोग पोल्स निकालें तो ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या बताया कि सिस्टम अनस्टेबल है और अनस्टेबल सिस्टम का टाइम कांस्टेंट नहीं निकलता है, इसीलिए इसका टाइम कांस्टेंट और बैंडविड्थ नहीं निकलेगा। अच्छा बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ हम लोग नेटवर्क थ्योरी में क्या पढ़े थे कि ओमेगा लो और ओमेगा हाई मतलब 2 फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब मान लो करंट है, तो करंट का जो पीक वैल्यू है, करंट का जो आरएमएस वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा ओमेगा एल था, और दूसरा आरएमएस पे ओमेगा हाई आया था, और ये दोनों का टाइम को ही हम लोग बैंडविड्थ बोले थे, ठीक ना। आरएमएस क्या होता है, डीसी इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो बैंडविड्थ हमें क्या बताता है, बैंडविड्थ हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक करंट का वैल्यू आरएमएस और पीक के बीच में रहेगा, और आरएमएस से पीक के बीच में है, इसका मतलब सही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब निगेटिव फीडबैक का भी टाइम कांस्टेंट निकाल लिए, ठीक है। तो निगेटिव फीडबैक में देखो हमारा पोल्स क्या आया है, -3 को कंपेयर किए तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ गया, -3, क्योंकि जे ओमेगा तो कुछ है ही नहीं, सिग्मा -3 प्लॉट कर दिए। तो अब देखो निगेटिव का पोल लेफ्ट हैंड साइड आया, मतलब ये भी स्टेबल है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यूनिटी का भी लेफ्ट हैंड में आया था, इसका भी लेफ्ट हैंड में, तो जो ज़्यादा लेफ्ट होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा सिस्टम, ठीक है। ये फाइनल वर्डिक्ट है, जितना ज़्यादा लेफ्ट मतलब जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू उतना ही स्टेबल होगा सिस्टम, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न काइंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना देखो सबसे पहले जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही स्टेबल सिस्टम होगा, और टॉर्क उतना ही घटते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम निगेटिव बढ़ते जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा, टाइम कांस्टेंट घटते जाएगा, ठीक है, और स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। कैसे होगा तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बस हो गया।